प्यारे बच्चों, आशा है आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाली परीक्षा के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम वापस ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे 82nd शास्त्रीय एसोसिएशन तक हो गया था, है ना? ओके, देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? हम सब जानते हैं गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया, त्रिआयामी सिद्धांत दिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया, अभिसारी अपसारी चिंतन का सिद्धांत दिया, जिसमें 120, 150, 180 तत्व बताए, 3 विमाएं बताई। पहली विमा संक्रिया, दूसरी विमा विषय वस्तु और तीसरी विमा उत्पाद या परिणाम था। इसमें विषय वस्तु विमा में कौन सा घटक नहीं है? तो हम आपको बता चुके हैं, याद है आपको कि साहब विषय वस्तु में BFSS से 4 तत्व हमको याद रखने हैं। बी से बनता है बिहेवियरल, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। एफ से बनता है फिगुरल, जो कि यहाँ पे नहीं है। एस से बनता है सिमेंटिक, शाब्दिक, जो कि यहाँ पे है। और एक एस से बनता है सिंबोलिक, वो भी यहाँ पे है। तो फिगुरल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बिहेवियरल सही है, सिमेंटिक सही है, सिंबोलिक सही है, सिस्टम नहीं है, प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम तो प्रोडक्ट का एक तत्व है। हम बात कर चुके हैं प्रोडक्ट में, आपको याद है CIRSTU, क्लास, इम्प्लीकेशन, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट। तो ये जो एस है वो प्रोडक्ट विमा का है, ये ध्यान रखेंगे। तो तीनों विमाओं के तत्व हम आपको बता चुके हैं, जरूर ध्यान रखना है। BFSS विषय वस्तु के, CCDEM संक्रिया प्रक्रिया ऑपरेशंस के, और CIRSTU प्रोडक्ट के। तो कौन जाने आपको परीक्षा में सवाल मिले। नेक्स्ट, अगला सवाल है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित करने वाले कौन थे? तो नन अदर देन बिने, अल्फ्रेड बिने, फ्रांस, 1905। 30 आइटम्स। 84th क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन या अनुकरण या मॉडलिंग। तो प्यारे बच्चों, पता है ना आपको, इमिटेशन का मतलब नकल करना होता है, सृजनात्मकता में नकल करना होता ही नहीं है। मॉडलिंग में भी दूसरों को देख के वैसे ही बनने की नकल होती है, वो होता ही नहीं है। अब बचते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो हमारा हर बच्चा इस बात को जानता है कि सृजनात्मकता तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये तो अपसारी चिंतन है। 85th, बहुत अच्छा प्रश्न, एक सवाल आ सकता है संवेगात्मक बुद्धि पे, ध्यान से समझ के जाइएगा। निम्न में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है उद्यमी सामर्थ्यता, इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, दूसरा है आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, तीसरा है परानुभूति, एम्पैथी, और चौथा है संबंधों को संचालित करना, हैंडलिंग रिलेशनशिप। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रतिपादक के रूप में आपको पीटर सेलोवी और जॉन मेयर का नाम याद रखना है। तो सेलोवी और मेयर तो इसके प्रतिपादक हैं। जिन्होंने इसे बहुत प्रसिद्ध किया वो थे डेनियल गोलमैन, ठीक है, याद रखना डेनियल गोलमैन। और इनकी बुक्स के पुराने वीडियोस में हमने नाम भी दिए, डिटेल भी दी है। लेकिन जो बहुत खास बात है जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो जरूर ध्यान रखना। एक्चुअली संवेगात्मक बुद्धि के 3 मॉडल हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला है एबिलिटी मॉडल। कौन सा मॉडल? एबिलिटी मॉडल। और एबिलिटी मॉडल देने वाले हैं सेलोवी और मेयर, ठीक है। दूसरा है ट्रेट्स मॉडल। ट्रेट्स मॉडल देने वाले हैं केवी पेट्राइडस, जिनकी चर्चा भी हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है मिक्स्ड मॉडल। मिक्स्ड मॉडल देने वाले हैं डेनियल गोलमैन। फर्क क्या है? ध्यान रखने वाली बात कि एबिलिटी मॉडल में सेलोवी और मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। कितने? 4। और गोलमैन ने मिक्स्ड मॉडल में 5 तत्व बताए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है परीक्षा में। सेलोवी और मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि के तत्व बताए 4। कितने? 4। और डेनियल गोलमैन ने बताए 5। सेलोवी और मेयर का मॉडल कहलाता है एबिलिटी मॉडल, और गोलमैन साहब का मॉडल कहलाता है मिक्स्ड मॉडल, मिश्रित प्रारूप। याद रहेगा आपको। अब खास बात, अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, उनमें यहां तक भी पूछा गया है कि 4 तत्व कौन से और 5 तत्व कौन से हैं। तो 4 तत्व याद रखना जो सेलोवी और मेयर ने दिए हैं, उनकी 4 बातें। पहला है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन।
दूसरा है संवेगों को उपयोग करने की योग्यता। पहला है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना या संवेगों को प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता। दूसरा है संवेगों का उपयोग करने की योग्यता। तीसरा उन्होंने बताया संवेगों को समझने की योग्यता, अवबोध करने की योग्यता। और चौथा तत्व उन्होंने बताया संवेगों का प्रबंधन प्रबंधन करने की योग्यता। तो प्रबंधन करना, संवेगों को समझना, संवेगों का परसेप्शन करना और संवेगों का उपयोग करना, ये चार बातें बताने वाले हैं सेलोबी और मेयर। और डेनियल गोलमैन साहब की 5 बातें तो बखूबी आपको याद होंगी, जिनमें 3 तो यहाँ पे दे ही रखी हैं। 5 बातें कौन सी हैं? पहली है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म अवगतता। दूसरी है सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। तीसरी है सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरणा। चौथी है परानुभूति, एम्पैथी। और पांचवी है संबंधों को संचालित करना या फिर हैंडलिंग द रिलेशन। तो यहां पे क्या पूछा है? कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो माफ करें, दरअसल ये डेनियल गोलमैन का मिक्स्ड मॉडल है जो इस प्रश्न में पूछा गया है। वहां पे उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और हैंडलिंग रिलेशनशिप्स 5 तत्व बताए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंडलिंग रिलेशन एक है, बिल्कुल है। एम्पैथी बिल्कुल है, सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल है। यानी ये तीनों तत्व दे दिए, लेकिन पहला डेनियल गोलमैन साहब ने नहीं बताया। उद्यमी सामर्थ्यता क्या होती है कि कोई व्यापार करने में कितना कॉम्पिटेंट है, तो इसकी बात संवेगात्मक बुद्धि में डेनियल गोलमैन साहब ने नहीं कही थी। आत्म प्रेरणा भी है, परानुभूति भी है, संबंधों को संचालित करना भी है। बात समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आई तो तुरंत सबको शेयर कर दो। अब तो परीक्षा का एक ही दिन बाकी है। नेक्स्ट 86, फिर एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन देने वाले हैं मैक्लीलैंड। 1961 में इन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन से दुनिया को रूबरू करवाया था। बाद में एटकिंसन साहब ने भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। तो मैक्लीलैंड और एटकिंसन का नाम आपको उपलब्धि अभिप्रेरणा के साथ जोड़ना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा की मापन इकाई टीएटी है। मैं आपको बता दूं, संवेगात्मक बुद्धि की मापन इकाई है इमोशनल क्वोशिएंट, ईक्यू। ईक्यू 2 जगह काम आती है, पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, पिछड़े बालक के लिए भी और संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल क्वोशिएंट मापने के लिए भी। टीएटी से पर्सनैलिटी का मापन भी होता है और टीएटी से उपलब्धि अभिप्रेरणा या अचीवमेंट मोटिवेशन का भी मापन होता है। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है? बहुत बार बता चुके हैं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑन द टॉप। तो टॉप पे जाने के लिए अचीवमेंट मोटिवेशन जरूरी है। लेकिन एटकिंसन की एक बात जरूर ध्यान रखना है परीक्षा के हिसाब से आपको, जो कि पूछी भी जा चुकी है, कि साहब अचीवमेंट मोटिवेशन जिनमें हाई होता है वो लोग सफलता को चुनना चाहते हैं, और लो अचीवमेंट मोटिवेशन होता है तो वो चैलेंजिंग कामों से बचते हैं। लिहाजा एक फिगर आप याद रखेंगे, 0.5 या 0.50 एक ही बात होती है, समझते हो ना आप? तो जहां सफलता की 0.50 या 0.5 संभावना हो, वहां अचीवमेंट मोटिवेशन मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये कहने वाले हैं आपके एटकिंसन साहब। तो अचीवमेंट मोटिवेशन पे कोई बात आए तो ध्यान रखना है। तो वैसे लेटेस्ट ट्रेंड है, 1961 1978 में एटकिंसन साहब ने शोध किया था। तो एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में कि इनमें से कौन सा नया है, बाकी चीज़ें पुरानी थी। अचीवमेंट मोटिवेशन उसका आंसर था, क्योंकि ये कंपेरेटिवली नया है। 87वां क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। एक इसके बाद अगला पेपर आएगा जहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज पे बहुत से प्रश्न आए हैं, तो वो भी हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, डिसलेक्सिया क्या है? जवाब है डिसलेक्सिया है पठन विकार। क्या है? पठन विकार है। ये रीडिंग डिसऑर्डर है। याद रखना, डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिसग्रेफिया आ जाए तो लेखन विकार है, डिसकैलकुलिया आ जाए तो गणना संबंधी या गणितीय विकार है, और डिस्प्रेक्सिया आ जाए, कौन सा आ जाए? डिस्प्रेक्सिया। तो याद रखना, डिस्प्रेक्सिया एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? जिसमें मोटर स्किल्स बेहतर तरीके से डेवलप नहीं होते, जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसके कारण से क्या होता है? हम ना तो लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत बार डिस्प्रेक्सिया मोटर डेवलपमेंट के डिसऑर्डर के रूप में पूछा गया परीक्षाओं में। बहुत बार डिस्प्रेक्सिया में लिखना, पढ़ना, गणना करना, ये सभी विकार शामिल होते हैं, इस रूप में भी पूछा गया है। नेक्स्ट 88 देखिए, बाल अपराध का कारण नहीं है शारीरिक दोष। डिलिंक्वेंसी का कारण क्या नहीं है? फिजिकल डिफेक्ट, गरीबी, पॉवर्टी, असफलता, फेल्योर,
उचित घरेलू वातावरण, प्रॉपर होम इन्वायरमेंट। तो सही जवाब हो जाएगा उचित घरेलू वातावरण। हमारी युक्ति याद आई आपको? शारीरिक दोष खराब चीज है, गरीबी भी खराब है, असफलता भी खराब खराब है, लेकिन उचित घरेलू वातावरण तो अच्छी बात है, इसके कारण से कोई अपराधी नहीं बनता। तो जो ओड वन है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। कूडर परीक्षण याद रखना, कूडर टेस्ट पेपर में आ सकता है। जेफ कूडर ने दिया था। कूडर परीक्षण किसके मापन के लिए है? अभिवृत्ति या अभिक्षमता या अभिरुचि या अवधान? मैं आपको बता दूं, परीक्षा में बहुत बार अभिरुचि जो शब्द है वो अभिक्षमता के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और रुचि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। फैसला होगा इंग्लिश वाले शब्दों से। तो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और अटेंशन। तो यहां याद रखना कूडर परीक्षण रुचि के लिए है, इंटरेस्ट के लिए है, लिहाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिरुचि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? बता चुका हूं, पिछले पेपर में भी आया था। फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, लेकिन मेमोराइजिंग नहीं है, स्मृतिकरण नहीं है। नेक्स्ट। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये था अपना एक और पेपर, और इसके बाद बैक टू बैक अभी मैं दे रहा हूं एक और पेपर। चलिए, तो अपन देखते हैं अगला पेपर, और ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? दिस वन। ये बहुत प्यारा सा पेपर था, 2018 में आया था, और मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि ये हमारी स्टाइल में बनाया गया पेपर था, और कौन जाने आपको इस बार भी हमारी स्टाइल का पेपर मिले। तो इसमें हो जाएगा अपना, कहाँ से था? आई थिंक 81 पे चलते हैं। 81 कहाँ पे आगे? 25 पे आए हैं अभी। 81 पे चलते हैं। 81 मैं फास्ट कर रहा हूँ, चिंता नहीं करें। 81 ओके, 73, 77, 79, और ये आ गया आपका 81। चलिए, पहला प्रश्न देखिए इस पेपर का, सेकंड ग्रेड का है, 2015 का है क्या? आई थिंक 15 या 18 का है। चलिए, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? यानी मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल है इनसाइट लर्निंग के बारे में? तो ये बच्चा बच्चा जानता है, ये तो गेस्टाल्ट संप्रदाय है। कौन सा है? गेस्टाल्ट स्कूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट संप्रदाय। 82 देखिए अगला प्रश्न, और ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट। देखो यहां पे देखिए आप, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, सामाजिक, व्यवहारात्मक, अनुप्रयुक्त, याद है? सकारात्मक, मानक, नॉर्मेटिव, ये सारी चीजें याद है आपको? तो यहां ध्यान रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, मतलब एक गलत है इसमें, नोट एक गलत है। अब बालक का व्यवस्थित अध्ययन बिल्कुल है साहब। अब यहाँ पे देखिए, ये होती है इंग्लिश, नॉर्मेटिव विज्ञान दे दिया, हिंदी में कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। तीसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों का अनुप्रयोग बिल्कुल होता है। शैक्षिक वृद्धि विकास का अध्ययन बिल्कुल करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, पहले भी बता चुका हूं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा प्रश्न है जो हमको बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं ना आप, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है या अवांछनीय व्यवहार को कम करता है? या वांछनीय व्यवहार को कम करता है या अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है? इस पे हमने कितनी डिटेल में आपको चीजें बताई हैं, याद है ना आपको? तो हमने आपको बताया था, पुनर्बलन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा अनुक्रिया को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और दंड चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अनुक्रिया को क्या करेगा? कम करेगा। अनुक्रिया को कम करेगा। यहाँ पूछा है पुनर्बलन नकारात्मक, तो अनुक्रिया को बढ़ाता है। साथ ही एक बात याद करें, हमने आपको बताया था कि पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, वांछनीय अनुक्रिया को बढ़ाता है, और दंड अवांछनीय अनुक्रिया को कम करता है। तो यहां पे देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। नकारात्मक पुनर्बलन बढ़ाता तो है, पर किसको बढ़ाता है? वांछनीय को या अवांछनीय को? देखो दोनों में है, यहाँ अवांछनीय बढ़ाता है चौथे में, और फर्स्ट में है वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। तो बोले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, ये राइट आंसर है। तो बात समझ में आ रही है? हमसे पढ़ने के बाद कितनी आसान होती हैं चीजें। नेक्स्ट,
वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? सेंट्रल टू लर्निंग क्या है इनमें से? पहला है प्रोक्सिमिटी, समीपता। दूसरा ऑप्शन है अनुकूलन, अडेप्टेशन। तीसरा असिमिलेशन, आत्मसातन। चौथा संस्कृति एवं भाषा। तो हम आपको बता चुके हैं, वाइगोत्स्की की बात आए तो याद रखना वो 3 लेटर्स, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL। तो यहाँ संस्कृति और भाषा, कल्चर और लैंग्वेज 2 चीजें दे दी। ये राइट आंसर है संस्कृति एवं भाषा। याद रखना, वाइगोत्स्की दूसरों की सहायता को महत्वपूर्ण मानते हैं, वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, पियाजे सोशल इंटरेक्शन को भी वाइगोत्स्की की तुलना में कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये बात भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की की एक और खास बात है, वाइगोत्स्की किस चीज़ को नहीं मानते? तो वाइगोत्स्की पैसिव लर्निंग को नहीं मानते, पीयर ग्रुप्स लर्निंग को महत्वपूर्ण मानते हैं, पीयर ट्यूटोरियल को महत्वपूर्ण मानते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वाइगोत्स्की जैविक पक्ष को भी महत्वपूर्ण नहीं मानते। पियाजे जैविक पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि पियाजे जेनेटिक्स की ज़्यादा बात करते हैं, वाइगोत्स्की जेनेटिक्स को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए वाइगोत्स्की जैविक पक्ष को भी महत्वपूर्ण नहीं मानते, वो तो सामाजिक पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति एवं भाषा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया पेपर था। देखो कितनी बार हमने बोला है, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन के क्लासेस के बच्चे, हमारा इस डायलॉग भी आपने सुना होगा, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। क्या था? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। क्या मतलब है इसका? यानी आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड करेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज, यानी ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है? तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बच्चों याद है आपको, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड क्या था? यानी जो नज़रों से दूर है वो दिमाग से भी दूर है, क्योंकि दिमाग में पिक्चर सेव नहीं होती। कब नहीं होती? पहली स्टेज में नहीं होती, 18 माह के बाद होती है। तो ये था ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये था वस्तु स्थायित्व, जो बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी वाली बात पियाजे से जुड़ी हुई है, याद है आपको? तो इसका जवाब हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको कराया था। ब्रॉन फेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम, रीति रिवाज, कल्चर बालक की किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? इसका जवाब है मैक्रो तंत्र। मैक्रो तंत्र देखो इंग्लिश में आएगा ना, मैक्रो, माइक्रो, मिजो, एक्सो। तो जो जिन लोगों ने आपको वृहत मंडल, बाह्य मंडल रटा रटा के पागल कर दिया, सोचिए परीक्षा में क्या हालात होंगे। तो याद है, माइक्रो में खुद व्यक्ति का नजदीक, बालक या व्यक्ति के नज़दीकी भाई बहन, सिबलिंग्स, विद्यालय, पड़ोसी, ये आते हैं। मीजो में इनके आपस के रिलेशन आते हैं। मैक्रो में हम बता चुके हैं। एक्जो तीसरा, एक्जो में आते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, माता पिता का वर्क प्लेस, ठीक है, और दूर के नेबर वगैरह, दूर के रिश्तेदार भी इसमें आते हैं। नज़दीक के रिश्तेदार माइक्रो तंत्र में आ जाएंगे, याद रखना, और दूर के रिश्तेदार इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और मैक्रो में देश के कानून, नियम, रीति रिवाज। नेक्स्ट, अगला सवाल, और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल। कितनी बार हमने आपको बोला है कि परीक्षा में साइकोसेक्सुअल मिले तो फ्राइड करना है, फ्रॉइड करना है। परीक्षा में साइकोसोशल मिले तो एरिक इरिक्सन करना है। एरिक इरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं और फ्राइड ने 5 स्टेजेस बताई हैं। तो कौन सी एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज नहीं है? मनोलैंगिक विकास फ्राइड का है, मनोसामाजिक विकास इरिक्सन का है। तो मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था कौन सी नहीं है? ओरल स्टेज तो है साहब, एनल स्टेज भी है साहब, लेटेंसी स्टेज भी है साहब, आइकॉनिक स्टेज नहीं है, ये तो ब्रूनर की है। मुख्य अवस्था है, गुदावस्था है, गुप्त अवस्था भी है, आइकॉनिक और प्रतिमा अवस्था इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ब्रूनर ने दिया था। इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, याद है ब्रूनर। नेक्स्ट, 88वां 88वां देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन वेलकम्स। इंक्लूसिव एजुकेशन स्वागत करता है किसका? लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज ओनली। ओनली आते ही गड़बड़ होता है, मामला बताया ना आपको। लर्नर्स विदाउट डिसेबिलिटीज ओनली, यानी समावेशी शिक्षा में तो सभी का स्वागत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्षमता युक्त और अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। केवल केवल वाले गलत हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था, एक युक्ति बताई थी, याद है ना आपको, कि जो ओड वन होगा वो आंसर होगा। इसमें आप देख सकते हैं, पहले ऑप्शन में केवल आया है, दूसरे ऑप्शन में केवल आया है, चौथे में केवल आया है, तीसरे में केवल नहीं आया।
तो तीसरा वैसे भी आंख बंद करके आप राइट कर देना। नेक्स्ट, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, समझना किस तरह से आप कर सकते हैं परीक्षाओं में। ये कॉन्सेप्ट लेके जाना, मेरी गारंटी है पूरे पेपर में 10 से 20 प्रश्न तो आप यूं ही कर दोगे, भले ही आपको उनके ऑप्शंस के बारे में मास्टरी नहीं होगी तो भी। क्या है ये? निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी 4 में से एक बात ऐसी होगी जो तीनों से अलग होगी। परिवर्तन का विरोध, अपर्याप्त बजट, अधिगम सामग्री की कमी या लचीला अधिगम वातावरण। तो देखो कितनी बड़ी बात है। परिवर्तन का विरोध अच्छी बात है कि खराब बात है? खराब बात है साहब। अपर्याप्त बजट, इनएडुकेट बजट खराब बात है, पैसे की कमी की अच्छी बात है? खराब बात है साहब। लर्निंग मटेरियल की कमी अच्छी बात है कि खराब? खराब बात है साहब। फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, लचीला अधिगम वातावरण खराब बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है साहब। तो 3 तो बात ही खराब है, एक अच्छी है जो कि आंसर हो गई। ओड वन आंसर होगा। याद है तुक्का कैसे लगाएंगे आप? ओके। एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टि बाधिता है, इसका आगे आकलन क्या होना चाहिए? देखिए कितना कॉमन सेंस आता है परीक्षाओं में। बुद्धि परीक्षण, प्रकार्यात्मक दृष्टि परीक्षण, या शैक्षिक आकलन, या सामाजिक आकलन। तो कितना कितना आसान है। इंटेलिजेंस करेंगे कि फंक्शनल विजन विजन असेसमेंट करेंगे, कि एकेडमिक असेसमेंट करेंगे, कि सोशल असेसमेंट करेंगे? आपको पता है एक बालक दृष्टि बाधित है, दृष्टि बाधित का मतलब क्या है? विजुअल इम्पेयरमेंट है उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये पता लग गया हमको कि वो दृष्टि बाधित है, इसका मतलब उसमें दिखने में कमी है, प्रॉब्लम है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। क्या उसका शैक्षिक आकलन करेंगे? नहीं लेंगे। ये तो बातें ही एक जैसी होगी दोनों, तो दो एक जैसे आंसर कभी आंसर नहीं होता। क्या उसका सामाजिक आकलन करेंगे या प्रकार्यात्मक दृष्टि परीक्षण करेंगे? तो जवाब हो जाएगा 2 नंबर पे प्रकार्यात्मक दृष्टि परीक्षण। क्या मतलब है इसका? यानी वो दृष्टि बाधित है ये पता लग गया हमको, लेकिन अब उसको प्रॉब्लम कौन सी है? विजन दूर वाले में है कि पास वाले विजन में, लो विजन में है, या फिर कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है? आगे हम इस बात की जांच करेंगे। फंक्शनल क्या होता है कि देखता कैसे है, इसकी बात करेंगे, इसकी जांच करेंगे। पर्टिकुलर उस की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करेंगे, और ये कहलाता है आपका फंक्शनल विजन असेसमेंट। कितना बढ़िया सा प्रश्न है, और कुछ नहीं था इसमें। अगर आपको कॉमन सेंस रहा है, आप हमारी अप्रोच से प्रश्नों को करते हैं तो ओके। अगला है, एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आपको याद है हमने आपको बताया था इससे पहले 1995 में जो एक्ट था उसमें केवल 7 डिसेबिलिटीज थी। कितनी थी? 7 डिसेबिलिटीज थी। और 2016 वाले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज हो चुकी हैं, जिसमें ड्वार्फनेस भी है, जिसमें एसिड अटैक भी है, जिसमें आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज सारी हैं। तो 21 आ गया 2016 वाले में, ठीक है। इसमें पूछा गया था विजुअल हियर्ड इंपेयर्ड भी सारे इसमें हैं। क्या पूछा गया था? पुपिल्स विद डिसेबिलिटीज की क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। 4% नौकरी में आरक्षण है, ठीक है। तो ये 2016 वाला जो एक्ट है, इसमें डीप डीप का मतलब बधिरता, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, उनकी श्रवण क्षति की सीमा क्या है? तो सिंपल डेसिबल यूज करते हैं, 7 डेसिबल। इसका आंसर आ जाएगा 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स, यानी दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण की क्षति होनी चाहिए। नेक्स्ट, काफी प्रश्न आए ना इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज पे। फिर एक प्रश्न है, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर एडुकेशन ऑफ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स। देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो हर मंजिल फतह करोगे आप। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, श्रव्य कैसेट, ऑडियो कैसेट, या फिर छोटे अक्षरों में छपी किताबें। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ब्रेल लिपि तो इनके लिए है, ठीक है। अबेकस क्या होता है? अबेकस जिसमें दिखता कम है, पर हम आप स्कूलों में देखते हैं ना कि अलग अलग रोड में वो गोलियां रहती हैं, है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ आप कर सकते हैं, तो टच करके गिन सकता है बच्चा। ब्रेल लिपि में भी टच कर सकता है, इसमें टच करके करता है। श्रव्य कैसेट में आंखों की जरूरत नहीं होती, सुन के सीखता है। लेकिन छोटे अक्षरों में छपी किताबें तो दृष्टिबाधित के लिए खराब बात है। छोटे अक्षरों में छपी तो देख ही नहीं सकता। लार्ज प्रिंट वाली किताबें तो फिर भी देख सकता है, क्योंकि वो पूर्णतया ब्लाइंड नहीं है, वो दृष्टि से बाधित है। तो छोटे अक्षरों में छपी किताबें तो उसके लिए खराब बात है, और यहां नहीं पूछा है। ओके। नेक्स्ट 93rd है, रूबेला, एल्कोहल, अत्यधिक दवाओं के सेवन
पीलिया का होना, समय से पहले बच्चों का जन्म लेना, जन्म के समय बच्चों के सिर पर चोट लगना, ऑक्सीजन की कमी आदि किस दोष का कारण हो सकते हैं? आदि के कारण क्या हो सकता है? तो बिल्कुल कॉमन सेंस था। चलित श्रवण दोष, संवेदीय श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष, व्यक्तिगत श्रवण दोष। तो सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे आप, ये मोटर हियरिंग इम्पेयर्ड, भाई मोटर का हियरिंग से कोई संबंध नहीं होता, ध्यान रखें। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे तो सेंसरी हियरिंग इम्पेयर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 सेंसेस हमको पता है, विजुअल सेंस, ऑडिबल सेंस, टच सेंस, टेस्ट सेंस, और क्या था, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, टेस्ट सेंस, स्किन। ठीक है, तो ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं के बारे में एक इसमें आंसर पूछा गया था, सेंसरी हियरिंग इम्पेयर्ड, मिक्स्ड हियरिंग इम्पेयर्ड, अपने आप में कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। इंडिविजुअल हियरिंग इम्पेयर्ड, वैसे ही हियरिंग इम्पेयर्ड तो इंडिविजुअली होते हैं। ठीक है, मिक्स का मतलब एक साथ कई कई उसके श्रवण दोष हो गए। तो यहाँ सेंसरी हियरिंग इम्पेयर्ड अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है। जो परमानेंट हो गया वो सेंसरी है ना, सेंसरी। और परमानेंट क्या हो गया? जन्म के समय ये स्थिति होगी साहब, चोट लग गई उसको, इसका मतलब ये चीज़ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, लिहाजा इसका संबंध हो गया सेंसरी हियरिंग इम्पेयर्ड से। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अगर आ रही है तो वीडियो को रोक के अभी शेयर कर दो। अब शेयर बहुत कम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हम अपना दस्तूर वफा निभाते जा रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? देखो मैं आपको बता दूं, लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी, सैमुअल किर्क, ये ध्यान रखना है आपको। लर्निंग डिसेबिलिटी एक तरीके से एक एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी बहुत सी डिसेबिलिटीज हैं। जब बहुत सी डिसेबिलिटीज एक साथ आएंगी तो हम ध्यान देंगे, हम उसके लिए एक शब्द देंगे, और वो शब्द प्रचलित भी है, स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक शब्द हो गया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या विशिष्ट अधिगम अक्षमता। और अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की अक्षमताओं को समझेंगे। तो याद रखना, ऑप्शंस देखिए, पहला है मेंटल रिलैक्सेशन, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है ऑटिज्म, चौथा है एडीएचडी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एलडी अधिगम अक्षमता का एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया। यहाँ पे डिसलेक्सिया होता तो डिसलेक्सिया राइट है, डिसकैलकुलिया होता तो भी आंसर वही होता, डिसग्रेफिया होता तो आंसर वो होता, डिस्प्रेक्सिया होता तो वो आंसर होता, डिस्फेजिया होता, एफेजिया होता तो वो आंसर होता। ध्यान से समझना एक बात, एक्चुअली लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी में दो शब्द हैं, एक है लर्निंग, दूसरा है डिसेबिलिटी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी को छुपी हुई दिव्यांगता कहते हैं। ध्यान देना, ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मेंटल, मानसिक डिसऑर्डर है, यस मेंटल डिसऑर्डर है, उससे डिफरेंट है, ये ध्यान रखना आप। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे एवरेज और हाई आईक्यू वाले होते हैं। अभिषेक बच्चन इसका एग्जाम्पल है, उनकी आईक्यू हाई होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे मानसिक रूप से रोगी नहीं होते, मानसिक रूप से डिसऑर्डर से पीड़ित नहीं होते, बल्कि ये तो एक तरह की दिव्यांगता है, ये तो एक तरीके की विशेष आवश्यकता है उनको। और मैं आपको बता चुका हूं, यह न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जो सूचनाओं के रिसीव करने, उनको प्रोसेसिंग करने, कम्युनिकेशन करने, इन सब से जुड़ी है। यानी हमारे ब्रेन में एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो न्यूरोलॉजिकल है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, और जो सूचनाओं को ग्रहण करने, यानी सही तरीके से सूचनाएं पहुंचती नहीं है दिमाग में, अगर पहुंच गई सही तरीके से तो फिर रिजल्ट आएगा। सही तरीके से प्रोसेसिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो रिजल्ट आ जाता। जैसे तारे जमीन पे देखा ना आपने, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन के बारे में, रिसीव करने के बारे में, या कम्युनिकेशन करने के बारे में, कैलकुलेशन करने के बारे में, या हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम हो, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसलिए याद रखना प्यारे बच्चों, ये बात आपको कहीं ना कहीं जरूर पूछी जाएगी कि क्या एडीएचडी लर्निंग डिसेबिलिटी है? आप बोलना नहीं है। क्या ऑटिज्म लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है? आप बोलना नहीं है। क्या मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल रिलैक्सेशन या मानसिक मंदता लर्निंग डिसेबिलिटी है? नहीं है। तो ध्यान रखना, ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, एक नंबर वाली नहीं है, डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी है।
तो मानसिक मंदता या ऑटिज्म या एडीएचडी क्या है? इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। एडीएचडी आपको पता है ना, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटिज्म के बारे में तो मैं काफ़ी बता ही चुका हूँ आपको, ऑटिज्म बहुत सी बात है, लियो केनर से लेके कई चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें पुराने वीडियोस देखने हैं। अब पता नहीं कितना टाइम आपके पास बचा है देखने के लिए, पर जो एकदम नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब तो कर लें कम से कम, तो आगे आने वाले टाइम में तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। जाने कितनी हमारी बेहतरीन चीज़ें पड़ी हैं यूट्यूब पे, पर आपने उनको देखा ही नहीं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। ओके, तो ध्यान रखना, मानसिक मंदता की बात करें, ऑटिज्म की बात करें, एडीएचडी की बात करें, इनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे। ये बात पूछी जा सकती है आपको। ये तो क्या है, ये तो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये तो मानसिक रूप से रोग के लक्षण हैं, ये तो दिमागी बीमारियां हैं। तो दिमागी बीमारी क्या है? दिमागी बीमारी एडीएचडी है, मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक स्वास्थ्य विकार हैं ये तीनों। बाकी डिसलेक्सिया मानसिक स्वास्थ्य विकार नहीं है, बल्कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट। कितना बढ़िया पेपर था। 95, फिर एक सवाल हिंदी में लेता हूँ। श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? ऑप्शंस देखिए। नहीं, कौन सी तकनीक से होती है? स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण, या फिर विकास मापनी डेवलपमेंटल स्केल, या फिर बालक की केस स्टडी, या फिर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम याद है आपको? ईईजी, लीड्स ले। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि श्रवण बाधित, तो स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से होगा, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। डेवलपमेंटल स्केल बिल्कुल है, बालक की केस स्टडी भी बिल्कुल हम करेंगे कि ये जन्म से है, कब हुआ, क्या हुआ, कोई चोट लगी। लेकिन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत तरंगों को मापता है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होगा, लिहाजा इसका आंसर होगा ए बी सी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट। फिर एलडी पे पता है 5-6 प्रश्न आए हैं। चलिए 96 देखिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज टर्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, पहली बार किसने दिया? तो पहली बार किसने दिया बच्चों? सैमुअल किर्क ने दिया। किसने दिया? सैमुअल किर्क ने 1963 में पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। वह जन्मजात विकृति, फिर वही वाली बात, फिर आया ना एक, वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती हैं, वह क्या है? तो आपके लिए नया है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कोड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस के नाम से तो आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, एक्चुअली ये जो सवाल पूछा गया है साइंस बेस्ड सवाल है, खैर, तो इसमें क्या होता है, झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती। आप बोलेंगे साहब झिल्लियां बंद होना, अगर ये झिल्लियां बंद होती तो पता है क्या होता है, इसमें अपना जो स्पाइनल कोड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रोटेक्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द बहुत झिल्लियों की एक वो परत होती है, और वो बंद होती है तो प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होती, तो लिहाजा ये डैमेज हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, झिल्लियां बंद नहीं हो पाती, वह जाना जाता है। तो पहला देखो, स्पाइना बाइफिडा इसका आंसर होगा। स्पाइना बाइफिडा होता क्या है, थोड़ा सा बताता हूं आपको, एक सेकंड के लिए सुन लें। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा में एक्चुअली ये इसका आंसर है, जिसमें प्रोटेक्ट नहीं हो पाता नर्वस सिस्टम, प्रोटेक्ट नहीं हो पाता, तो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है, फिर पूरी तरह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। स्पाइनल कोड इंजरी आप नाम से समझ सकते हैं, स्पाइनल कोड में कोई चोट लग जाए। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कई बार पूछा गया है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी दरअसल क्या होती है कि डिस्ट्रोफी मतलब उसमें दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। होता है तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब, स्पाइना बाइफिडा जैसे इसका आंसर है, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, इसमें बैकबोन में स्पाइनल कोड को जो प्रोटेक्ट करने वाली व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसा कब होता है, क्यों होता है, तो ये भी सुन लें, गर्भावस्था में ही ऐसा हो जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है, इसके कारण से बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है, ठीक है, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो जाता है। तो फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का एक बहुत बड़ा
रीजन है स्पाइना बाइफिडा। और हमने आपको याद है स्पाइना बाइफिडा क्यों चर्चित हुआ? हमने आपको कभी बताया होगा कि वो जो 4 प्रकार हैं ना इंटेलेक्चुअल रूप से डिसेबल बच्चों के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, तो ये जो 4 टर्म्स हैं, ये टर्म्स भी स्पाइना बाइफिडा के कारण से ही मतलब दुनिया के सामने आई हैं। तो स्पाइना बाइफिडा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई। यानी ये क्या है? ये डिसेबिलिटीज़ है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, करने वाली संरचना डिफेक्ट हो जाती है, और गर्भावस्था में ये होता है। पैरालिसिस हो सकता है, और सीवियर, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट वाली चीज़ें भी इसमें होती हैं। इंजरी, तो कोई चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड पे तो वो इंजरी होगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में थोड़ा सा और जान लें। मस्कुलर डिस्ट्रोफी दरअसल इसमें क्या होता है कि मेनली अपनी जो काफ मसल होती है, मतलब क्या बोलते हैं, पिंडली वगैरह की जो मसल्स होती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इससे पीड़ित बालक या व्यक्ति चलने में, दौड़ने में, इवन बैठ के उठने में भी कठिनाई महसूस करता है, और ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण है साहब। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस के नाम से प्रसिद्ध है। इस पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो सुन लेना आप, एमएस क्या है। एक्चुअली एमएस में क्या होता है कि अपने अंदर प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना बॉडी में, इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, नर्व सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि उसको डैमेज करने लग जाता है, उसी को खाने लग जाता है। यानी अपना जो इम्यून सिस्टम है वो नर्व सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो बहुत भयंकर स्थिति हो सकती है। इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से ब्रेन और बॉडी में कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है एमएस की, ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाना। इसका आंसर हो गया स्पाइना बाइफिडा। ये साइंस की बात थी, पर मैंने मेरे तरीके से आपको बताई है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, फिर वही मसल टोन आ गया ना, मसल टोन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा पेपर बनाया था इस बार? उच्च मांसपेशीय टोन, मसल टोन, मांसपेशियों में कड़ापन, स्टिफनेस एवं तनाव आदि किसकी विशेषताएं हैं? 4 नई चीजें हो सकता है आपके लिए। ओटेक्सिया, स्पास्टिसिटी, अथेटोसिस और अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ध्यान दें, उच्च मांसपेशीय टोन, चूंकि साइंस बेस्ड प्रश्न है, पर साइकोलॉजी में साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान है आपको। सबसे पहले इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी क्या होती है? तो सीधी सीधी बात है, स्पास्टिसिटी में मसल टोन अबनॉर्मल रूप से बढ़ जाती हैं, ठीक है, मसल्स बढ़ जाती हैं, उसके कारण से पेन होता है, दर्द होता है, और इतना ही नहीं, इसके कारण से आपके बोलने में, मूवमेंट में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं। और आपने एक सुना होगा, एमएस तो अभी मैंने आपको बताया ही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्केल स्केल स्केलेरोसिस, और साथ में सेरेब्रल पाल्सी भी आपने सुनी होगी। ये इससे रिलेटेड है, स्पास्टिसिटी इसका आंसर है। इसमें अटाक्सिया एक ऑप्शन है। अटाक्सिया में क्या होता है? अटक्सिया में सेरेब्लम होता है ना, जो मस्तिष्क में, ब्रेन का एक पार्ट, साइंस के बच्चे समझते होंगे, सेरेब्लम का एक पार्ट डैमेज हो जाता है। उसके कारण से क्या होता है, अब सेरेब्लम के कारण से आपको पता है क्या होता है, अपना बॉडी का बैलेंस कंट्रोल नहीं होता, आई मूवमेंट बिगड़ जाता है, इवन स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, हैंड आर्म्स लेग में सही तरीके से ब्रेन का कम्युनिकेशन नहीं रहता, तो फिर राइटिंग, ईटिंग आदि सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो अटैक्सिया भी महत्वपूर्ण हुआ, जिससे लिखने में, पढ़ने में, माफ़ करें, लिखने में, खाने में, बोलने में दिक्कतें आती हैं, ये अटैक्सिया है। इसी तरह से अथेटोसिस, अथेटोसिस क्या है? अथेटोसिस है, कई आपने देखे होंगे बच्चे गांव में और कहीं घूमते हुए देखते हैं ना, कि आपको लगते हैं कि साहब इनको, पहले हम भी देखते थे, हो जाता है ऐसा कि साहब ये लकवा ग्रसित हो गया, बड़ा तो हो गया, पर ऐसा है। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, जैसे वो चलते हैं ना, कई लोग आपने देखे होंगे हाथ पैर टेढ़े होते हैं, उनके हाथों और पाँव की उंगलियां मुड़ी हुई रहती हैं, तो सही तरीके से चल भी नहीं पाते, तो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उनको विजुअल और हियरिंग लॉस हो जाता है, ठीक तरीके से पूरा सुन भी नहीं सकते, ठीक तरीके से देख भी नहीं सकते, कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा का सारा है अथेटोसिस। और एलडी तो व्यापक रूप में इन सब का है ही। तो यहाँ आंसर हो गया मांसपेशी टोन, याद रखना। मसल टोन की बात करें तो स्पास्टिसिटी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न था। आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना
मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं है, फिर भी हम कोई काम कर सकते हैं, और वो काम कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा जटिल है, फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि ड्राइविंग थोड़ा जटिल है, फिर भी हम कई बार ड्राइविंग करते हैं मानसिक रूप से सचेत ना हुए तो भी। ये कब पॉसिबल है? जब आप बहुत क्लेवर हैं, चतुर हैं, वेरी स्मार्ट हैं, आप उच्च मानसिक योग्यता रखते हैं, आपने अपरिपक्वता प्राप्त कर ली है, अपरिपक्वता नहीं, परिपक्वता, यू हैव अटेंड मेच्योरिटी, मेच्योरिटी प्राप्त कर ली है, या यू हैव फॉर्म्ड हैबिट्स, या आपने आदत बना ली है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा आदत। यानी ये तभी होगा जब हम यांत्रिक तरीके से किसी काम को करते हैं, अपने आप ही हो जाता है, भले ही पूरा हमारा कंसंट्रेशन उस पर नहीं है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था आदत के बारे में। यानी आदत मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल काम को संपन्न करने का भी एक तरीका है साहब। आदत से हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर वो सवाल ये आ सकता है अभिवृत्ति पे प्रश्न। अभिवृत्ति में शामिल है केवल संज्ञानात्मक, दूसरा केवल संवेगात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक, और चौथा तीनों। तो याद है ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। तो ABC चौथा राइट होगा। केवल वाले तो आंसर परीक्षा में बहुत कम या रेयर केस में सही माने जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रखना। ओके, तो इस तरह से ये वाला पेपर पूरा हुआ। अब मैं लेता हूं अगला पेपर। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद एक और पेपर है। ये दोनों आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक, और ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करना कि आप छोड़ के चले जाओ। इसमें भी 81st से शुरू है, और कल आपकी परीक्षा है बहुत से बच्चों की, और बहुत से बच्चों की उसके बाद भी परीक्षा है। तो आपके पास टाइम रहेगा, बाद वालों के पास तो मैं और भी चीज़ें डालूंगा। और आप भी मतलब पुराने वीडियोस भी देखना, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाओ। हमारे यही आपसे अपेक्षा है, उम्मीद करते हैं। 81st कहाँ पे है? 81st, चलिए। ओके, 81st, 82nd आ गया, 81st। ओके, चलिए। तो ये वाला पेपर था, पता नहीं कि 2017 का है कि 20 का है कि 18 का है। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद टीचर्स, टीचिंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट, पुपिल। पुपिल मतलब शिष्य, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है, या शिक्षार्थी से है? तो इसका जवाब आ जाएगा साहब सभी से है। नेक्स्ट, इसमें लिस्ट है, हिंदी में बता दूं, और ये लिस्ट क्या है? जोन डीवी, टिकनर। अब देखो इंग्लिश में टिचनर बोल सकते हैं, TICH है तो टिकनर भी बोल सकते हैं। जोन डीवी, टिचनर, कोफका, वाटसन। इधर गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, कृत्यवाद, व्यवहारवाद। तो याद रखना, जोन डीवी किससे संबंधित हैं? फंक्शनलिस्ट हैं, कृत्यवाद से संबंधित हैं। टिचनर औपचारिक रूप से संरचनावाद दिया था टिचनर ने। टिचनर विल्हेम वुंट के शिष्य थे। कोफका गेस्टाल्टवादी हैं, और वाटसन व्यवहारवादी हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, दरअसल व्यवहारवाद देने वाले थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स एंजिल और हार्वे कार। चार लोगों का नाम याद रखना। फंक्शनलिस्ट हैं चारों। कृत्यवाद, प्रकार्यवाद को कृत्यवाद कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चार नाम कौन से बताए? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स एंजिल और हार्वे कार। अब ध्यान दें, कृत्यवाद से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां नहीं हो सकते। जॉन डीवी फंक्शनलिज्म, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? टिचनर स्ट्रक्चरलिज्म, कोफका गेस्टाल्ट, और वाटसन बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म। ठीक है, अब सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक में क्या है? जॉन डीवी फंक्शनलिज्म, CBAD, CBAD लास्ट वाले में है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए। ये स्टेटमेंट है जो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ये तो क्रो एंड क्रो साहब की प्रसिद्ध परिभाषा है, और इसमें एक शब्द ये खा गए थे, और वो क्या था? आदत। आदत, ज्ञान और मनोवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। याद है आपको? लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये किसने बोला? तो क्रो एंड क्रो ने बोला। फिर एक सुमेल करने का सवाल आपके लिए।
सूची 1 और 2, तो देखिए थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पेवलव अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लार्क हल पुनर्बलन का सिद्धांत और कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब आ गया डी ए बी सी। सही जवाब क्या आ गया? डी ए बी सी, और ये है ऑप्शन नंबर 3। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, मंदिर का माइक बजने लग गया। ये एक सवाल था जो आपको बताना था मेरे को। एक्चुअली अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आएगा प्रेरक मोटिव, और सबसे अंत में आएगा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में चेंज। फिर भी याद रखना, अधिगम प्रक्रिया के 6 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। हर बार परीक्षा में इनमें से या तो पहले 4 पूछे गए हैं या अंतिम 4 पूछे गए हैं, पर आपको चिंता नहीं है, क्योंकि अंत में याद रखना अधिगम क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, इसलिए परिवर्तन लास्ट में आएगा और सबसे पहले प्रेरक होगा। तो आपका प्रश्न गारंटी से गलत नहीं होगा। फिर भी आपको ये 6 स्टेप जो हैं, 8 स्टेप माफ करें, वो समझने हैं। तो सबसे पहले आएगा प्रेरक। क्या आएगा? प्रेरक। ओके, प्रेरक के बाद में क्या होगा? प्रेरक के बाद हम क्या करेंगे? हम वो ट्रायल एंड एरर्स की शुरुआत करेंगे ना, तो विभिन्न अनुक्रियाएं। 2 नंबर पे आएगा विभिन्न अनुक्रियाएं। अब विभिन्न अनुक्रियाएं होंगी तो 3 नंबर पे आएंगे बैरियर्स, बाधाएं। तो 1 नंबर प्रेरक, 2 नंबर विभिन्न अनुक्रियाएं, 3 नंबर बाधाएं, 4 नंबर लक्ष्य। 4 नंबर लक्ष्य। और बहुत बार ये 4 में काम चल जाता है, प्रेरक, विभिन्न अनुक्रियाएं, उसके बाद बाधाएं और सफल अनुक्रिया लक्ष्य, या सफल अनुक्रिया नहीं हुई तो लक्ष्य। और जब 8 स्टेप की बात करें तो प्रेरक, विभिन्न अनुक्रियाएं, उसके बाद में बाधाएं, फिर लक्ष्य, फिर सफल प्रयत्न, फिर पुनर्बलन, फिर समायोजन। एक शब्द है यहां पे आया जो समायोजन, और व्यवहार में परिवर्तन। मतलब लक्ष्य को सफल प्रयत्न से पहले भी देखने के रूप में ले सकते हैं, और लक्ष्य को सफल प्रयत्न के बाद भी ले सकते हैं। लक्ष्य को पाना पुनर्बलन हो सकता है। तो ये ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू क्या है कि सबसे अंत में व्यवहार में परिवर्तन, जो कि यहां पे 3 में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। पर पहले प्रेरक इसी में है, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट मानेंगे। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन है। और इसकी जगह क्या आ सकता है? इसकी जगह यह भी आ सकता है प्रेरक, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं और लक्ष्य। और यह भी आ सकता है प्रेरक, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, सफल अनुक्रिया और लक्ष्य। तो जैसे आपको पता है रॉबर्ट एम गेने के हमने किए थे ना सवाल, 8 स्टेप हैं, पर चूंकि ऑप्शन में 8 बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए बहुत बार परीक्षा लेने वाले क्या करते हैं कि 4 दे सकते हैं, काट के दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। जैसे आपको याद है हमने एक चीज आपको बताई थी, एनडीए, ठीक है। एनडीए सबको पता है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिवेशन साइकिल है ना। लेकिन आपको हमने ये भी तो बताया है, क्लार्क हल का होम्योस्टेसिस याद है आपको? अभी मैंने जो आपको बताया ना, वो एनडीआई था। वो क्या था? एनडीआई, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स। लेकिन क्लार्क हल की उसकी बात करें तो एनडीएजीएआर याद है ना आपको? एनडीएजीएआर यानी सबसे पहले नीड, फिर ड्राइव, फिर अराउजल, फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मैं बता चुका हूं पुराने वीडियोस में, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन इन अराउजल। अब जरूरी तो नहीं है कि ऑप्शन में आपको 6 के 6 स्टेप दे, हो सकता है 6 में से कोई 3 स्टेप दे, हो सकता है कोई 4 स्टेप दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी आपको ऑप्शन मिल सकता है नीड यानी आवश्यकता, उसके बाद ड्राइव नहीं देंगे, अराउजल नहीं देंगे, आवश्यकता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, उपलब्धि। तो अगर आपको पता है कि बीच में कुछ उड़ा तो दिया पर सीक्वेंस सही है, तो आपका प्रश्न सही हो सकता है। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? तो निर्मितवाद के लिए छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराना तो याद करना तो निर्मितवाद कभी नहीं मानता। चौथा ऑप्शन देखो, शिक्षक का इंतजार करता है, ये अपने आप में भी गलत बात हो गई। दूसरा देखो, छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, निश्चित रूप से आंसर होगा, ठीक है ना। और थर्ड में देखिए, छात्र जो नवीन सूचना पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है से विरोधाभासी हो जाता है, उसे नहीं सीखता, तो ये वैसे नहीं होगा। तो 2 नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, वृद्धि निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखना, नोट पूछा है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। क्या वृद्धि और विकास पर्यायवाची है? नहीं है साहब, वृद्धि तो विकास का एक भाग है। पर वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, परिपक्वता तक ही होती है। विकास जीवन पर्यंत होता है।
वृद्धि के साथ विकास भी होता है, बिल्कुल होता है। लिहाजा पहला राइट आंसर है वृद्धि विकास पर्यायवाची नहीं है, और यहां दे दिया है। अगला क्वेश्चन से देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? पहला है परिपक्वता तक चलता है। क्या विकास परिपक्वता तक चलता है? देखो, ध्यान से नहीं पढ़ने का ये खामियाजा उठाना पड़ता है कि आपका सिलेक्शन एक प्रश्न की वजह से रुक भी सकता है। किसी ने जल्दी से पढ़ लिया ये बात सही है, जबकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि परिपक्वता तक थोड़ी चलता है, परिपक्वता तक तो ग्रोथ चलती है, विकास तो जीवन भर चलता है। तो ये गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया। सतत प्रक्रिया है, सही है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंज है। जन्म पूर्व भी होता है, प्रीनेटल। नेक्स्ट, यानी इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर परिपक्वता तक चलता है, क्योंकि विकास परिपक्वता के बाद भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? पहला है शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार, बिल्कुल करता है। मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता, बिल्कुल करती है। संवेगात्मक आयाम भी करते हैं और अनुभव भी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहां पे कुछ बातें आप समझना। निम्न में कौन सा मेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो सुने प्यारे प्यारे बच्चों, इड, ईगो, सुपर ईगो हमने पढ़ी है ना आपने? इड, ईगो और सुपर ईगो, बोले पढ़ा है सबने? ओके, इड, ईगो, सुपर ईगो हमने पढ़ा है। इड जन्मजात होती है, ईगो ओरल स्टेज के अंत में डेवलप होता है, और सुपर ईगो फेलिक स्टेज के अंत में डेवलप होता है, ठीक है ना? अब कौन सा व्यक्तित्व बेहतर होता है, ऐसा प्रश्न आता है, तो ध्यान देना इस पे। मतलब अगर इड ईगो पर हावी है, यानी व्यक्तित्व बढ़िया वो है जिसमें ईगो मजबूत है, ठीक है। पर अगर इड ईगो पर हावी हो गई तो व्यक्ति आक्रामक बन जाता है, असामाजिक बनता है, वो खराब है, बुरा प्रबंधन है। और अगर सुपर ईगो ईगो पे हावी हो गया तो भी बुरा प्रबंधन है, क्योंकि फिर व्यक्ति विक्षिप्तीकरण में जा सकता है, पागल हो सकता है सुपर ईगो की अधिकता से, इड की अधिकता से असामाजिक आक्रामक हो सकता है। तो दोनों चीजें खराब हैं। ईगो बेहतर मजबूत है तो फिर पर्सनैलिटी क्या है, बैलेंस्ड है, ये सवाल है, ये पूछा गया है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है, बुरे प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सब बुरे प्रबंधन के लिए ईगो तो कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता, हैविंग ईगो कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता, इड जिम्मेदार है, लेकिन टू मच सुपर ईगो भी जिम्मेदार है। और यही रीजन था कि परीक्षा में इस प्रश्न पे बोनस दिया गया था, स्टार दिया गया था। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, एक सवाल पूछा जाता है, यह करो यह ना करो, इसका संबंध किससे है? तो याद रखना बच्चों, यह करो यह ना करो का संबंध सुपर ईगो से होगा, न कि ईगो से, क्योंकि सुपर ईगो के दो पार्ट बताए हैं फ्राइड ने। कितने पार्ट बताए हैं? सुपर ईगो के दो पार्ट बताए हैं। एक तो ईगो आइडल, ईगो आइडल सुपर ईगो का एक पार्ट है, ईगो आइडल। और दूसरा मैं पुराने वीडियोज में बता चुका हूं, जो शब्द प्रोनाउंसिएशन याद है आपको, सेल्फ कंसेंसियसनेस, यानी ईगो आइडल में तो क्या करें आदर्श, और कंसेंसियस में क्या होता है, अंतःकरण, कि ये करूंगा तो मुझे गिल्ट फील होगा। तो ये ना करो की बात करता है, ये करो की बात करता है। तो यह करो यह ना करो की बात कौन करता है? हम बोलेंगे सुपर ईगो करता है। और अगर ये पूछ लें ईगो आइडल का संबंध किससे है, तो भी आंसर आएगा सुपर ईगो। नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया साहब, सबको पता है। नेक्स्ट, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, बिल्कुल सही है। अधिक नंबर प्राप्त करता है, हमेशा खराब बात है। आज्ञाकारी गृह कार्य पूरा करता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अनुशासन भंग करता है तो खराब है, अनुशासन में रहता है तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें तो क्यूरियोसिटी आंसर आएगा, जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है तो वो सृजनात्मक योग्यता रखता है। नेक्स्ट, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नोट पूछा है, बुद्धि वंश क्रम और पर्यावरण की देन है, बिल्कुल है। बुद्धि पर किसी समूह का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि लिंग में लिंग भेद नहीं करती, तो नहीं करती। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये बात गलत है। क्यों गलत है, मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं। बुद्धि की लंबवत या वर्टिकल वृद्धि तो कब तक होती है? वो तो होती है किशोरावस्था के अंत तक, और लंबवत वृद्धि होती है केवल फ्लूइड इंटेलिजेंस में, ठीक है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस तो हॉरिजॉन्टल रूप में बढ़ती है, वर्टिकल रूप में नहीं बढ़ती। और यहां क्या दे रखा है? यहां दे रखा है इंटेलिजेंस किस फॉर्म में बढ़ती है? वर्टिकल फॉर्म में बढ़ती है, लाइफ लॉन्ग, इसलिए ये बात गलत हो गई। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये बात गलत है, लिहाजा ये आंसर है। क्योंकि बुद्धि की वृद्धि तो जीवन पर्यंत होती है, लेकिन लंबवत वृद्धि नहीं होती। ये बात समझ में आई बच्चों? तो तुरंत शेयर करें इसको। नेक्स्ट,
आज मैं सारे कराऊंगा अभी इसी वीडियो में, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा देख के जाना है। अभिप्रेरणा का पक्ष कौन सा नहीं है, तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, एन डी आई ये तो हैं पर दबाव नहीं है। नेक्स्ट, रीजन, असर्शन और रीजन है इसमें, कथन और कारण। कथन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, बिल्कुल है साहब। कारण है अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, इसका मतलब दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, समझना देखना। निम्न में कौन सा बाह्य प्रेरक है, ठीक है ना। पहला है कविता पाठ, दूसरा है गणित के प्रश्न हल करना, तीसरा दौड़ में भाग लेना और चौथा चित्र बनाना। अब ध्यान दें आप, कौन सा बाह्य प्रेरक है, तो जिसमें कारण बाहर हो। यहां पे ध्यान देना, ऐसा क्लियर नहीं है कि कोई इनाम देगा क्या, लेकिन दौड़ में कोई भाग लेगा तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता का भाव है, जीतने का भाव है, इनाम का भाव है, तो कारण बाहर है। दूसरे तय करेंगे फर्स्ट आया कि सेकंड आया। लेकिन कविता पाठ अपने आप कर रहा है, गणित के प्रश्न अपने आप कर रहा है, चित्र बनाना अपने आप है, तो दौड़ में भाग लेना इसका आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर यूं समझ में नहीं आई तो फिर सुन लो। क्या कविता पाठ करने के तुरंत बाद इनाम मिलने की गारंटी है? नहीं। क्या गणित के प्रश्न हल करने के तुरंत बाद इनाम मिलने की या दंड मिलने की गारंटी है? नहीं। चित्र बनाने के तुरंत बाद क्या कोई प्राइज या पनिशमेंट की गारंटी है? नहीं। लेकिन दौड़ में भाग लेने के तुरंत बाद तो गारंटी है कि या तो प्राइज मिलेगा या फिर इग्नोरेंस मिलेगी। तो दौड़ में भाग लेना बाह्य है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। बात समझ में आ गई? जब ये सवाल आया था तो बड़े बड़े धुरंधर, तो खैर मैं जो लॉजिक में जो व्याख्या आपको बता रहा हूं, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि कितने लोगों ने आपको ऐसी व्याख्या बताई है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प्स टीचर इन। किस बात में मदद करता है अध्यापक की? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। हम आपको हमेशा बताते हैं अनुशासन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गृह कार्य का मूल्यांकन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाना बहुत बड़ी बात है, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाना। नेक्स्ट, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में कौन है? CWSN में कौन है? गिफ्टेड है, बिल्कुल है। मेंटली रिटार्टेड है, बिल्कुल है। फिजिकली हैंडिकैप्ड है, बिल्कुल है। सोशली हैंडिकैप्ड है, ये भी है। तो सभी आ जाएंगे। सभी के लिए, चाहे बौद्धिक रूप से कमजोर है, अशक्त है, चाहे सशक्त है, दोनों विशेष आवश्यकता वाले हैं। क्योंकि प्रतिभाशाली को विशेष आवश्यकता होती है कि नहीं होती? होती है। तो मानसिक रूप से पिछड़े को भी विशेष आवश्यकता होती है, शारीरिक रूप से अक्षम को भी विशेष आवश्यकता होती है, तो सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा है उसको भी तो विशेष आवश्यकता होती है। तो सारे के सारे CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है। जब CWSN लिखता हूं तो मेरे को स्कूल का वो कॉलम याद आता है जिसमें हम डाक भेजते हैं CWSN में। आजकल ऑनलाइन फिटिंग करते हैं, तो मुझे याद आता है आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम जो होने वाली है उसमें शैक्षिक प्रदर्शन और बहुत सी बेहतरीन चीज़ें हम आपको मेरे इसी चैनल पे बताएंगे। लिहाजा इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जितना आप मोटिवेशन देंगे उतना ही मैं आपके लिए बेहतर कर पाऊंगा, हालांकि हम तो फिर भी आपके लिए करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल बुकलेट या फिर रिसोर्स यूनिट? तो बच्चों इसका सही जवाब है रिसोर्स यूनिट, संसाधन इकाई इसका राइट आंसर है। वैसे भी आप देखें तो इन तीनों में तो पुस्तक 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 एक जैसे ही हो गए, तो ओड वन आंसर हो गया संसाधन इकाई, संशोधन नहीं, संसाधन इकाई या रिसोर्स यूनिट इसका आंसर होगा। क्या होती है रिसोर्स यूनिट? तो सुन ले, रिसोर्स यूनिट एक तरीके का ऐसा मटेरियल है, ऐसी प्लानिंग है, एक नेमत है जिसमें सब कुछ शामिल है। इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी शामिल है, इसमें प्रयोग करके सीखते हैं वो भी शामिल है, इसमें फील्ड ट्रिप भी शामिल है, इसमें प्लानिंग फॉर टीचिंग भी शामिल है। यानी शिक्षण की योजना बनाने के बाद बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए जब तक लर्निंग आउटकम्स नहीं मिल जाएं, जब तक अधिगम के प्रतिफल नहीं मिल जाएं, तब तक की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही सीखते हैं, निर्मितवाद भी है। तो तमाम चीज़ें जहाँ से मिल सकती हैं उसको रिसोर्स यूनिट बोलते हैं। किताब तो एक छोटी बात है, रिसोर्स यूनिट में बुक भी है, लेकिन रिसोर्स यूनिट में बुक के अलावा बहुत कुछ है, इसलिए इसका आंसर हो गया संसाधन इकाई। नेक्स्ट, इस पेपर का लास्ट बट एक पेपर और है, उसको मैं जल्दी से कराऊंगा, चिंता नहीं करें। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए?
देखो ये सवाल जब आया था तो घर पर अनुकूल वातावरण देना इसलिए सही नहीं हुआ कि विद्यालय प्रशासन की बात है और घर पर विद्यालय प्रशासन नहीं होता। मित्रों पर निगरानी करना ये भी विद्यालय प्रशासन का कोई काम नहीं है। शिक्षण की उपयुक्त विधियां सही है और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सही है। पर चूंकि पूछा गया था स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना, तो स्वस्थ रहने के लिए वही है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो भी शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण इसका राइट आंसर मानेंगे। थर्ड वन, तो प्यारे बच्चों, ये है आखिरी पेपर जो अब तक आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए लिए हैं साइकोलॉजी में, फर्स्ट पेपर के रूप में, जिसमें साइकोलॉजी के 20 प्रश्न है। उसका लास्ट है 2011 का था, 2011 का ये पेपर है शायद। तो इसमें 41 से शुरू है आंसर्स, तो 41 पे चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए मेरा जो ये छोटा सा प्रयास है अंत में ये बहुत काम आएगा। बस आपको पूरे मेरे वीडियोस को देखना है तो कुछ फायदा आपको मिलेगा। ओके, 41 मेटर्स ऑफ डिस्कशन। सारी चीज़ें कितनी आसान है और थर्ड ग्रेड में अपन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें आपको करवाऊं। 41 होनी 42, ओके 42 से स्टार्ट है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किसका विषय है? बोलिए, चेतना, मस्तिष्क, ह्यूमन बिहेवियर या आत्मा? तो सही जवाब है ह्यूमन बिहेवियर। 43, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों है वैज्ञानिक? क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है? नहीं साहब। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाएं? नहीं साहब। इसमें केवल, देखो 3 जगह केवल आ गया, केवल केवल केवल, कितना आसान है। ये राइट आंसर है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। हमने आपको कितना बेहतरीन क्लू बताया है। मैं देखता हूं कि आपको कोई थंबनेल दिखता है ना यूट्यूब पे कि तुक्का मारने का तरीका हम बताते हैं, तो लाखों लाखों उसको देखते हैं। और हमने आपको एक ऐसी युक्ति बताई है जिसने, मैं आपको बता चुका हूं, हजारों सिलेक्शन दिए हैं। आप भी उनमें शामिल हैं। एक सीट आपको भी मिलने वाली है क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। और ये यूं ही नहीं हुआ, कोई वजह थी कि आप हमसे जुड़े हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखना कि 3 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन एक जैसे हैं तो दोनों को क्रॉस कर देना परीक्षा में, वो कभी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, 3 एक जैसे हैं तो फिर जो बच गया वो 100% आंसर होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण किसने किए? तो कोहलर ने किए साहब। 1913 से 1918 तक पूरी दुनिया पहले वर्ल्ड वार में लड़ रही थी। अमेरिका में थोंडाइक का डंका बज रहा था और इन व्यवहारवाद का बज रहा था। इन लोगों ने एक छोटे से आइलैंड, कैनारी आइलैंड, टेरिफाइन आइलैंड के पास, वहां पे सुल्तान पे प्रयोग किए थे कोहलर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य सत्य, मेरे को याद है बीबी, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, 2011 में पूछा गया था। यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैनॉट कंपेल हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक ले जा तो सकते हो लेकिन पानी नहीं पिला सकते, यानी पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लिहाजा चौथा आंसर राइट है। घोड़े को तालाब तक ले जा तो सकते हैं लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, एक बगल में फोन बज रहा है मेरे, डिस्टर्ब हो रहा है, कोई नहीं। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रलोभन का नियम? तो निश्चित रूप से प्रलोभन का नियम, क्योंकि प्रलोभन, इनाम भी क्या है, प्रतिद्वंद्विता, ये सब क्या है, एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन है। और साइकोलॉजी एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन को नकारता है, इंट्रिंजिक मोटिवेशन की बात करता है। नेक्स्ट, समग्रता के सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट एम गे ने, वर्दीमर व अन्य, बी.एस. ब्लूम, बी.एस. ब्लूम का पूरा नाम भी पूछा गया एक बार परीक्षा में, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, बी.एफ. स्किनर, बरहस फ्रेडरिक स्किनर। सही जवाब है वर्दीमर व अन्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्दीमर व अन्य। नेक्स्ट, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस जिस अवस्था में चाहता है, तो मैं आपको बता चुका हूं ये बात कि बालक में सामाजिकता का विकास किस में होता है, तो चाइल्डहुड करेंगे। लेकिन व्यवहार की और डीपली चला गया, सामाजिक स्वीकृति किस में चाहता है, तो किशोरावस्था इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा मेल नहीं खाता? अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, बिल्कुल ठीक है। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, बिल्कुल जानबूझ के फेल कर दिया मेरे को टीचर ने। नाचना नहीं आता तो आंगन टेढ़ा है। रेशनलाइजेशन, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये गलत है। अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना तो विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसफर है, अग्रेशन है। प्रतिगमन, पुराने दिनों में लौटना, ये सही है। तो युक्तिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि युक्तिकरण में तो तर्क देते हैं। और बीएड में नंबर नहीं आया तो लड़की ने बोला मेरे को टीचर बनना ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, दैट इज रेशनलाइजेशन।
एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कितना आसान रहता है, देखो अंतर्मुखी होता है साहब, इंट्रोवर्ट होता है। शर्मिला संकोची बालक अंतर्मुखी है। नेक्स्ट, टीएटी में कार्ड्स की संख्या कितनी होती है? 30 होती है साहब। एक साथ अधिकतम 20 दिए जा सकते हैं साहब। कार्ड्स पे चित्र होते हैं साहब, और चित्रों को देख के स्टोरी लिखी जाती है, सुनाई जाती है। नेक्स्ट, बुद्धि के समूह कारक, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन था, पर अभी मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, समूह कारक थस्टन कर देना। नेक्स्ट, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा। देखो कितना आसान, नहीं होना, अभाव, नहीं, प्रबल जिज्ञासा आंसर। और क्या बताएं हम आपको? प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। मोटिव की यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? ये तो है साहब गेट्स एवं अन्य। ये कौन है? गेट्स एवं अन्य। नेक्स्ट, हालांकि प्रेरक से एक बात याद आती है, परीक्षा में आपको पूछ लें हॉर्मिक स्कूल के फाउंडर कौन है, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो मूल प्रवृत्ति देने वाले, 14 मूल प्रवृत्तियां बताने वाले विलियम मैकडूगल हैं। यह परिभाषा गेट्स बनने की है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत देने वाले हैं मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 ही संवेग बताए। हास्य मूल प्रवृत्ति, लाफ्टर मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्य में पाई जाती है, और सबसे प्रबल संवेग उन्होंने भय को बताया। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता का पड़ता है साहब। भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात, एक ऐसा प्रश्न आया था, इसका आंसर हो जाएगा भौतिक संरचना। ये इनमें सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना विधि किसने दी? WH किलपेट्रिक साहब ने दी। प्रायोजना के 6 चरण हैं, 6 स्टेप हैं। प्रायोजना के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। समस्या समाधान विधि, हाउ वी थिंक, 5 चरण हैं समस्या समाधान विधि के। प्रायोजना के 6 चरण है, याद रखना। नेक्स्ट, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है को करिकुलम एक्टिविटीज, ऑडियो एड्स, ब्रेल स्क्रिप्ट या फिर टाइपिंग। तो इसका सही जवाब हो गया ब्रेल लिपि, जिसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं जिनको टच करके बच्चा पढ़ लेता है। बाल अपराध, डेलिंक्वेंसी, कितनी बार हमने आपको बोला है क्लास में डेलिंक्वेंसी का कारण है माता पिता में अनबन या कलह रहना, बिल्कुल कारण है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं, सहमति से किया गया कार्य नहीं, समृद्ध परिवार नहीं, 3 बातें अच्छी, 1 बात खराब, और खराब के कारण से डेलिंक्वेंसी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की यह परिभाषा किसने दी? तो हमारी बुक, अगर आपने नहीं ली तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये परिभाषा पूछी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी की यह परिभाषा है। इसमें देखो जब ये पहली बार आए थे ना सवाल, हमको बहुत मजा आया था। गेल क्रिकेट खिलाड़ी है, साइमंड्स क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, गिब्स अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी, गेल सब जानते हैं वेस्ट इंडियन, लेकिन ये खिलाड़ी नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इन सब की परिभाषाएं रही हैं महत्वपूर्ण परीक्षा में, और हमारी बुक में सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, जो कि आपने शायद ले ली थी और नहीं ली तो अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगला देखिए, हैबिट्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लास्ट टाइम में ध्यान रख के जाना। हैबिट्स, मैं एक वीडियो और डालूंगा इन पे चीज़ों पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट, हैबिट, एटीट्यूड जैसी चीज़ों पे, उसको भी जरूर देखना इसके बाद, और ये तो देख ही लेना आप। तो आदतें जन्मजात होती हैं? नहीं साहब, आदतें तो अर्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। और व्यक्ति में यदि किसी, ओके सही नहीं पूछा है, ओके सही नहीं है। व्यक्ति में बुरी आदत का निर्माण होता है, बुरी आदत सरलता से छूट जाती है। देखो ध्यान रखने वाली बात, आदतें सरलता से नहीं छूटती, आदतें सरलता से नहीं छूटती, मुश्किल से छूटती हैं। वही अधिगम वाली बात है, क्योंकि अपेक्षाकृत स्थायी होती है, इसलिए बात गलत है। आदतें जन्मजात होती हैं, ये भी बात गलत है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को प्रेरित करती हैं, ये बात सही है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रश्न में बोनस स्टार। नेक्स्ट, ओके प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करना। अगले वीडियोस मेरे जैसे आए, कुछ नहीं छोड़ना है, तुरंत देखना। फिर मैं आप सबके लिए उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और आगे आने वाले टाइम में हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे। शेयर करें सबको,
पढ़ें, बिल्कुल तनाव मुक्त होके परीक्षा देने जाएँ। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुड बाय, शब ख़ैर, शुभ रात्रि।